सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है इसमें हम अ, भारत के कोचिंग उद्योग, जिससे मैं उद्योग की संज्ञा दे रहा हूँ, उसमें जो जातिवादी व्यवस्था है उसका मूल्यांकन करने वाले हैं। और इस मूल्यांकन के पीछे का संदर्भ भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा दिया गया बयान है, जिसमें वो भारत के कोचिंग संस्थानों की तुलना कुकरमुत्तों से कर रहे हैं, ब्लैक होल से कर रहे हैं, कलंक से कर रहे हैं, और उन्हें वो पोचर कह रहे हैं। पोचर मतलब शिकारी। तो चलिए देखते हैं आखिर भारत के कोचिंग उद्योग में कौन चलाता है, कौन शिकारी है, और इसमें शिकार कौन है। ठीक, कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हम आज की स्ट्रीम में समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। ठीक, चलिए तो अपने प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और उसके माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज आप तक सही से पहुंच रही होगी, लाउड एंड क्लियर। चलिए दर्शकों, तो ये प्रेजेंटेशन है आज का और इसके माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को हम थोड़ा समझेंगे कि ये प्रसंग कहाँ से उत्पन्न हुआ। ठीक, तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब हैं, और जानते हैं आप धनखड़ साहब को, किसी ज़माने में कांग्रेसी हुआ करते थे, आजकल भाजपाई हैं। और वो इतने बड़े भाजपाई हो चुके हैं कि वो खुद को आरएसएस का एकलव्य भी बताते हैं। ठीक, धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति हैं और वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनकी उम्र भी काफ़ी है, और वो बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि वो ऐसे संवैधानिक पद पर हैं जिस पर बैठकर वो कुछ भी कहेंगे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो हम ये देखते हैं कि भाई इतिहास में पहली बार हमारे पास ऐसे राष्ट्रपति हैं, ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो भारत की विभिन्न संस्थाओं के विरुद्ध लगातार कुछ उल-जलूल बातें करते रहते हैं, और अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखे बगैर वो कुछ ऐसा कह जाते हैं जो आगे चल के विवाद का विषय बनता है। अब चूंकि ये ऐसे संवैधानिक पद पर हैं कि इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाइयां नहीं की जा सकती हैं, तो धनखड़ साहब अक्सर गुस्से में रहते हैं और तुनक मिजाज टाइप का इनका स्वभाव है। और हम ये देखते हैं कि अक्सर वो न्यायपालिका, कार्यपालिका और तमाम सारे लोगों पर कुछ ना कुछ वक्तव्य देते रहते हैं। उन्होंने न्यायपालिका पे कई सारे क्या बोलते हैं वक्तव्य दिए हैं। कई बार उन्हें उनके जो बोल हैं उन्हें हमले के रूप में भी कहा जाता है। जैसे अभी न्यायपालिका ने राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसको लेकर एक क्या बोलते हैं व्याख्या दी हुई थी, उसको लेकर धनखड़ साहब काफी गुस्सा थे। उन्होंने न्यायपालिका के संदर्भ में कुछ कुछ बोला हुआ था। इसी तरह संविधान संशोधन को लेकर भी उन्होंने कुछ न्यायपालिका के विरुद्ध बयान दिए हुए थे। फिर इसके अलावा उनकी नाराजगी क्या बोलते हैं संविधान में जो प्रस्तावना में कुछ शब्द हैं उनको लेकर भी हमें दिखाई देती है। तो विभिन्न अवसरों पर धनखड़ साहब को हम गुस्सा होते देख लेते हैं, और अक्सर वो किन्हीं मुद्दों को लेके कुछ कुछ कहते रहते हैं। ठीक, और हमने देखा है कि भाई कई बार विपक्ष के नेताओं पे भड़क जाते हैं। कभी राज्यसभा में वो जया बच्चन के साथ उनका कुछ विवाद हो गया, तो हमेशा विवाद में बने रहते हैं। और बीजेपी शासन में धनखड़ साहब बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर उन्हें लाइमलाइट में रहना है तो लगातार कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलते रहना पड़ेगा, खुद को प्रासंगिक बनाए रखना पड़ेगा। ठीक, तो इसी क्रम में धनखड़ साहब को हम देखते हैं कि इस बार वो गुस्सा हुए हैं किस पे, भारत के कोचिंग उद्योग पे। हालांकि पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। इस बार उन्होंने एक दीक्षांत कार्यक्रम में, जो कि कोटा में, राजस्थान का कोटा जो कि आप जानते हैं एक बड़ा कोचिंग हब है, और तमाम सारे कोचिंग संस्थान वहाँ पे मौजूद हैं। तो इस बार राजस्थान के कोटा में आईआईटी के एक दीक्षांत कार्यक्रम में धनखड़ साहब को बुलाया गया था, और उन्होंने वहां जाकर जो कोचिंग संस्थानों की जो क्या बोलते हैं संदर्भ में उनकी जो सोच है उसके संदर्भ में उन्होंने एक के बाद एक बयान देना शुरू किया। आपने ये बयान देखे भी होंगे। उन्होंने कोचिंग संस्थानों की तुलना पोचिंग से कर दी। पोचिंग यानी शिकारियों से, पोचर्स से, जो शिकार करते रहते हैं, घात लगाकर बैठे रहते हैं और शिकार ढूंढते रहते हैं, इसकी तुलना उन्होंने कर दी। और वो ये भी कहते हैं कि भारत में जो कोचिंग संस्थान हैं युवाओं के भविष्य के लिए ये खतरा है। ठीक है,
और ये शिक्षा को कलंकित कर रहे हैं, कोचिंग संस्थान भारत के शिक्षा को कलंकित कर रहे हैं। और उन्होंने क्या बोलते हैं, विस्तार से इस दीक्षांत समारोह में बढ़िया खुले दिल से भारत का जो कोचिंग कल्चर है इसकी भद पीटी, और वो जो जो कहना चाहते थे वैसा उन्होंने कहा। ठीक, तो एनडीटीवी छापता है कि जगदीप धनखड़ साहब जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वो कोचिंग सेंटरों की तुलना कुकर मुत्तों से करते हैं और वो इन युवाओं के लिए खतरा बताते हैं। उन्होंने कहा कोचिंग संस्थान भारत में ब्लैक होल के जैसे हैं, जिसमें भारत की जो प्रतिभा है, ठीक है, वो दब जा रही है और ये बच्चों को रोबोट बना रहे हैं। ऐसा भी आरोप धनखड़ साहब ने भारत के कोचिंग संस्थानों पर लगाया हुआ है। ठीक है, और साथ में उन्हें परेशानी इस बात से भी है कि भारत के जो कोचिंग संस्थान है, ये भारत की जो नई शिक्षा नीति है, इस पर हम आगे चल के बात करेंगे, उसके अनुरूप या उसके विरुद्ध हैं, आप ऐसा कह लीजिए। भारत की नई शिक्षा नीति के विरुद्ध हैं। ये पैसे की बर्बादी करते हैं, ये दिखावा कर रहे हैं, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, होर्डिंग लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारत की जो कोचिंग संस्थान है, कोचिंग कल्चर है, इससे सभी तरह से जगदीप धनखड़ साहब असंतुष्ट नजर आते हैं और वो अपनी असंतुष्टि इस पूरे उनके बयान से हम समझ सकते हैं। उन्हें काफ़ी गुस्सा है और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई जो कोचिंग संस्थान है, इनका भारत के जो छात्र हैं उनके स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक, तो इस तरह से काफ़ी बड़ा बयान उन्होंने दिया और काफ़ी कुछ कहा। ठीक, मोटा मोटा सार ये है कि भाई भारत में जो कोचिंग संस्थान है, कोचिंग कल्चर है, ये बच्चों को बिगाड़ रहा है, उनके मानसिक स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव डाल रहा है, भारत की जो शिक्षा नीति है उसके विरुद्ध है और भारत की शिक्षा को कलंकित कर रहा है। कुकर मुत्तों के समान है ये, बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, जगह जगह ये कोचिंग संस्थान बढ़ते चले जा रहे हैं, कल्चर बढ़ता चला जा रहा है और साथ में ये ब्लैक होल के समान है, भारतीय छात्रों के भविष्य और प्रतिभा को ये खत्म कर रहे हैं। तो इस तरह के विस्तृत आरोप भारत के उपराष्ट्रपति ने कोचिंग संस्थानों पर लगाए हैं और वो ये कहते हैं कि कोचिंग संस्थानों को क्या बोलते हैं, स्किल सेंटरों में बदलने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा बड़ा विस्तृत हमला भारत के कोचिंग संस्थानों के ऊपर किया गया। वो ये भी कहते हैं कि भाई केवल डिग्री लेना महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ ऐसे छात्रों को कुछ ऐसे व्यवसाय अपनाने चाहिए ताकि जिससे दूसरों को रोजगार मिल सके। ये भी उन्होंने अपने इस क्या बोलते हैं भाषण में कहा हुआ है। ठीक है, उन्होंने कोटा को, जो कि भारत भर में अपनी कोचिंग क्लासेस के लिए प्रसिद्ध है, पर जगदीप धनखड़ साहब कहते हैं कि हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब के कारण कोटा विश्व में प्रसिद्ध हुआ है, ऐसा इनका दावा है। ठीक, फिर वो ये भी बताते हैं कि भाई भारत को जो है वास्तव में देखिए शक्ति, भारत की जो शक्ति है वो कोडिंग में, क्लाउड में, साइबर क्षेत्रों में होनी चाहिए। आने वाले समय में जो लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी ये प्रत्यक्ष सेनाओं के द्वारा नहीं लड़ी जाएंगी, ये एल्गोरिथम पे आधार पे लड़ी जाएंगी, इसलिए भारत को तकनीकी क्षेत्र में आगे होना चाहिए, ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं। तो इतनी सारी बातें धनखड़ साहब कह गए। मोटा मोटा धनखड़ साहब भारत के जो कोचिंग कल्चर है उस पर बड़े बुरी तरह से बिफर गए। ठीक है, और बड़ी बुरी तरह से गुस्सा हो गए। ठीक है, फिर जब धनखड़ साहब ने ये कहा तो विपक्ष की तरफ से सांसद हैं वहाँ के कोटा से ही, उन्होंने कहा क्या बीजेपी या उपराष्ट्रपति कोटा में कोचिंग क्लासेस को बंद करवाना चाहते हैं। और फिर उन पे आरोप भी लगे कि बीजेपी हमेशा से कोचिंग क्लासेस के विरुद्ध जो है उलझुल बयान इन्होंने दिया हुआ है और ये विरुद्ध में है कोचिंग क्लासेस को बंद करवाने की इनकी सोच है। इस तरह से विपक्ष की तरफ से भी बयान आ गया। पर दर्शकों देखिए, धनखड़ साहब ने जो भी कहा उसका तो हम मूल्यांकन आगे करते हैं। क्या भारत के कोचिंग संस्थान को करमुत्तों के समान उग रहे हैं, ब्लैक होल हैं, भारतीय छात्रों की प्रतिभाओं को नष्ट कर रहे हैं? क्या कोचिंग संस्थान क्या बोलते हैं, भारत की जो शिक्षा नीति है उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं? इस तरह के जो आरोप हैं इनका हम मूल्यांकन अभी थोड़ी देर में करते हैं। पर इतना तो सही है कि भारत की जो कोचिंग कल्चर है इसकी वजह से भारत के जो छात्र हैं वो बड़े दबाव में रहते हैं और इसका प्रमाण वो उदाहरण है। आप देखिए कि अमर उजाला में ये रिपोर्ट छपी हुई थी जिसमें बताया गया कि अकेले कोटा में 2024 में 17 छात्रों ने आत्महत्या की। तो पढ़ाई का दबाव छात्रों पे काम कर रहा है और उसमें डेटा भी दिया गया कि साल दर साल कैसे
छात्र आत्महत्या करते जा रहे हैं। 2015 से 18 छात्र हैं, 2018 में 20 छात्रों ने आत्महत्या की, 24 में 17 छात्रों ने, और 2025 में अब तक 7 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। लेटेस्ट आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि भारत में जो कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र हैं सच में बहुत दबाव में हैं। और प्रश्न ये है, क्या ये जो दबाव है, ये जो परेशानी है, ये प्रॉब्लम है, ये भारत की कोचिंग कल्चर से है, या फिर द प्रॉब्लम की जड़ जो है वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कहीं छुपी हुई है? ये शोध वाला विषय है कि हमें ये समझना पड़ेगा, क्या आरोपी कोचिंग संस्थान है, ठीक है, या जो एजुकेशन सिस्टम हमने डेवलप किया है वो इस प्रकार का है कि छात्रों के ऊपर बहुत अधिक दबाव बनाया जाता है, अधिक से अधिक नंबर लाने का, ठीक है, और प्रतिस्पर्धा में खरे उतरने का, और अच्छे से अच्छे पद नौकरी पाने के लिए छात्र निरंतर दबाव में रहते हैं। और ये जो दबाव है ये उन पर इस तरह से काम करता है कि बहुत सारे छात्र फिर इस दबाव को सहन नहीं कर पाते हैं और वो आत्महत्या कर लेते हैं, या उनका मानसिक स्वास्थ्य परेशानियों में चला जाता है। क्या कोचिंग संस्थान इसके लिए जिम्मेदार हैं, या हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो इसके लिए जिम्मेदार है? ये समझने वाली बात है, इसे हमें देखने की ज़रूरत है। एनसीआरबी के आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में हर दिन लगभग 28 छात्र जो हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, हर घंटे में एक का मोटा मोटा अनुमान इसमें बताया गया है। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि भाई एनडीटीवी की एक रिपोर्ट बताती है कि शिक्षा और करियर को लेकर 67% छात्र जो हैं वो मानसिक दबाव में रहते हैं, और 85% जो हैं कभी मदद भी नहीं मानते। ठीक, तो कोचिंग संस्थानों के साथ क्या समस्या है उस पर हम आगे चर्चा करते हैं, पर इतना तो तय है कि भारत के जो एजुकेशन सिस्टम है, भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, उसमें बहुत गहरी परेशानियां हैं, और जिसकी वजह से जो हमारे छात्र हैं वो बेहद दबाव में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, और उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने का ये पूरा दौर रहता है बड़ा कष्टप्रद रह जाता है। PIE की वेबसाइट पर यह बताया गया कि भारत में जो कुल छात्र आत्महत्या करते हैं उनमें 5 राज्यों से ज़्यादा छात्र आत्महत्या करते हैं, और इन 5 राज्यों के नाम उन्होंने जो बताए हुए हैं उसमें देखिए, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, और टोटल आत्महत्या में से 49% यानी लगभग 50% छात्र यहाँ से आते हैं। ठीक, तो क्या कोचिंग संस्थानों की समस्या है या भारत की एजुकेशन सिस्टम की समस्या है? ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी जाननी पड़ेंगी कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पर है। क्या हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ बेसिक समस्याएं हैं जिसकी वजह से जो हमारे छात्र हैं वो शिक्षा के दबाव को सहन नहीं कर पा रहे, वो तनाव में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, और उनमें से कई सारे लोग आत्महत्या करते हैं या कई सारे लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाबों को तलाशने की हमें ज़रूरत है। ठीक, तो देखिए दर्शकों, इस चीज़ को थोड़ा समझिए कि जो भारत की शिक्षा प्रणाली है आज, इसका विकास भारत की धार्मिक शिक्षा पद्धति पे ऊपर हुआ है। मोटा मोटा समझिए, ठीक, शिक्षा प्रणाली तो पाश्चात्य है, पर विकास भारत की उस हजारों साल पुरानी धार्मिक शिक्षा पद्धति पर हुआ है, जहां धर्म ग्रंथों के माध्यम से धार्मिक शिक्षा दी और ली जाती थी, और क्या बोलते हैं, धर्म ग्रंथों को याद करना, सटीकता से याद करना और उनका पुनर्पाठ करना, रेसिटेशन, इसे ही योग्यता समझा जाता था। आप तो जानते होंगे, ठीक है, भारत में ये बहुत बड़ी योग्यता थी धार्मिक शिक्षा के तहत कि आप धर्म ग्रंथों को जैसे कि तैसा याद कर पाएं और उनका पुनर्पाठ कर पाएं तो आप योग्य छात्र हो जाते थे, और ऐसे ही लोगों को समाज में शिक्षित योग्य माना जाता था। यही भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति थी जो रटने पे आधारित थी, जो रटे हुए को फिर से दोहराने पर आधारित थी, जहां पर तर्क, बुद्धि, विवेक, नई चीजों के लिए कोई जगह नहीं थी, और जो पुरानी ही चीजों को बेहतर दोहरा सकता था वही अधिक योग्य और शिक्षित माना जाता था। तो हमारे समाज में शिक्षा को लेके ये परपाटी थी, शैक्षणिक तंत्र को लेके ये परपाटी थी, और इसी पूरी परपाटी के दौर में हम ये देखते हैं कि भाई अंग्रेज आते हैं, और अंग्रेज अपने साथ आधुनिक शिक्षा पद्धति लेकर आ जाते हैं जो पश्चिम में चल रही थी। वो आधुनिक शिक्षा पद्धति जिसका विकास पश्चिम में रेनेसां, रिफॉर्मेशन, एनलाइटनमेंट
और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ था, ठीक है, उस शिक्षा पद्धति को भारत में लेकर आ जाते हैं, जिसके अंतर्गत अंग्रेज सेकुलर एजुकेशन और इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन को चलाते हैं, जिसमें लोगों को आधुनिक विज्ञान के विषय पढ़ने थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे विषय, और आधुनिक मानव शास्त्र के विषय पढ़ने थे। धार्मिक शिक्षा के महत्व को अंग्रेज खत्म कर देते हैं। ठीक, तो आप थोड़ा सा समझिए, ये बड़ा मतलब भारत के संदर्भ में ये समझने वाली चीज है कि भारतीय समाज जो पहले से धर्म आधारित शिक्षा पद्धति में चीजों को रटने और उनके पुनर्पाठ करने पर को ही शिक्षा मानता था, इस समाज के सामने अब अंग्रेजों की आधुनिक शिक्षा पद्धति मौजूद है। मिकाले आता है, मिकाले मिनट लेकर आता है और भारत में एजुकेशन सिस्टम को पश्चिम की तर्ज पर अब विकसित किया जाने लगता है। ठीक, तो आप थोड़ा सा समझिए कि भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति जो हिंदू धर्म आधारित है, विशेषकर यहाँ रटना और रट के पुनर्पाठ करना, इसे योग्यता माना जाता है। ठीक, धर्म ग्रंथों का पाठ ही शिक्षा के रूप में लिया जाता है और जो भी छोटा मोटा बेसिक स्तर का क्या बोलते हैं, जो भी बेसिक स्तर की थोड़ी जानकारियां होंगी वो भी धर्म ग्रंथों के माध्यम से ही आती हैं और वहां पर भी तर्क बुद्धि नहीं लगाना, जैसा का जैसा है वैसा याद कर लेना और उसे आगे कैरी फॉरवर्ड करना, यही शिक्षा के उद्देश्य रहे। तो ये धार्मिक शिक्षा पद्धति थी। अंग्रेज अपने साथ आधुनिक शिक्षा पद्धति लेकर आए, वो आधुनिक विज्ञान आधारित विषय लेकर आए। उद्देश्य ये था कि अंग्रेज अपने लिए योग्य बाबुओं की फौज तैयार करें ताकि वो भारत में जो अंग्रेजों का उपनिवेशवादी तंत्र है उसमें विकास में मदद कर सकें, और साथ में जो उस दौरान में चल रही औद्योगिक क्रांति थी, उस औद्योगिक क्रांति के लिए आधुनिक वैज्ञानिक विषयों को पढ़े हुए लोग जिनकी उद्योगों में जरूरत थी, उसके लिए फ्यूल फॉडर यानी लोगों की आपूर्ति की जा सके। ठीक, इन उद्देश्यों के साथ अंग्रेज अपने साथ आधुनिक शिक्षा पद्धति लेकर आए, पर शिक्षा पद्धति तो आधुनिक थी, इसका विकास तो रेनेसां, रिफॉर्मेशन, एनलाइटनमेंट और औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के क्रम में हुआ था और इसमें पर्याप्त गुंजाइश थी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे आधुनिक विषय, मानव शास्त्र जैसे आधुनिक विषय पढ़ के काफी गुंजाइशें थी जिसमें नए अनुसंधान करने थे, नवाचार के लिए काफी जगह थी इन विषयों के साथ में। पर परेशानी भारतीय परंपरागत शिक्षा पद्धति के साथ थी कि भारतीयों ने अंग्रेजों की इस शिक्षा पद्धति को एडॉप्ट तो किया पर अपनी सांस्कृतिक सोच, धार्मिक सोच के साथ एडॉप्ट किया, जहां इस आधुनिक तर्क, बुद्धि, विवेक वाली, विज्ञान के विषयों वाली शिक्षा पद्धति को भारतीय अपनी परंपरागत धार्मिक शिक्षा पद्धति के आधार पर ग्रहण करने लगे और इस विज्ञान विषय वाली शिक्षा पद्धति को भी भारतीयों ने वैसे ही धार्मिक शिक्षा पद्धति के तहत अडॉप्ट किया जिसमें चीजों को रट लेना, वैसा का वैसा पुनर्पाठ कर देना। यही भारतीयों ने इस आधुनिक शिक्षा पद्धति के साथ करना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि भारतीयों ने एक बेहद आज्ञाकारी बाबुओं की फौज तैयार कर ली। हमारे जो शिक्षा तंत्र है, जो क्या बोलते हैं, बेहद योग्य बाबू तैयार करता है, ऐसे लोग जो बताई गई चीजों को वैसा का वैसा कर सकते हैं। ठीक, नवाचार करना नहीं आता क्योंकि वो चीज आपके भारत की संस्कृति में ही नहीं थी, धर्म में ही नहीं थी, यहाँ के समाज में ही नहीं थी। जैसा का जैसा बताया गया वैसा का वैसा रट लो और उससे फिर से पुनर्पाठ कर दो, रिसाइट कर दो, यही भारत में चला और इसी पद्धति पे भारत की एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ। अंग्रेजों को इससे ज्यादा परेशानी नहीं थी क्योंकि उन्हें बाबू चाहिए थे। ठीक, उन्हें नवाचार वगैरह में ज्यादा रुचि नहीं थी, इनोवेशन वगैरह उन्हें भारतीयों से नहीं करवाना, उन्हें केवल बाबुओं की फौज और कामगारों की फौज चाहिए थी जो इन आधुनिक विषयों को पढ़ें और उन्हें अंग्रेजों की जरूरत के अनुसार वैसा का पैसा रिप्रोड्यूस कर सकें, ऐसे ही लोग चाहिए थे। ठीक, और भारत का पूरा शैक्षणिक तंत्र इसी क्या बोलते हैं पद्धति में विकसित हुआ। नतीजा ये है कि हम ऐसे छात्रों को पैदा कर रहे हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आधुनिक शैक्षणिक तंत्र और मानव शास्त्र ये सारे विषय पढ़ते हैं, रटते हैं और उन्हें परीक्षा में दोहरा कर वैसा का वैसा लिखना जानते हैं। लेकिन हमारे छात्रों के पास किसी किस्म की क्या बोलते हैं नवाचार, इनोवेटिव साइंटिफिक टेम्परामेंट, इनोवेटिव स्किल्स और पढ़ी हुई चीजों के आधार पे कुछ नया विकसित कर देना, तर्क, बुद्धि, विवेक लगाना, इसकी कोई जगह नहीं है, ना उनके पास है, ना उन्हें धर्म से और समाज से और ना ही इस शैक्षणिक तंत्र में ये चीजें सिखाई जा रही हैं।
तो ये परेशानी है भारतीय शिक्षा पद्धति की, जिसका विकास भारत की धार्मिक सामाजिक व्यवस्था से हुआ है। ठीक है, अंग्रेज इसके लिए जिम्मेदार तो हैं, पर उससे पहले भारत की जो धार्मिक सामाजिक व्यवस्था रही, जिसमें एक प्रश्न नहीं पूछना है और बताई गई चीजों को वैसा का वैसा रट के आगे बढ़ाना है, ये सिखाया गया। तो यही पद्धति हमारे पास विरासत में मिली है। हम इसी पद्धति के तहत बच्चों को पढ़ाते हैं। स्कूल में मास्टर बच्चों को रटने पे जोर देता है, बच्चों को प्रश्न पूछने पर हतोत्साहित किया जाता है, डांटा जाता है, और जोर इस पे है कि जैसा बताया गया वैसा का वैसा रट लो और उस रटी हुई चीज को आगे बढ़ाओ और लोगों के सामने रखो। ठीक, और यही चीज बच्चे सीख कर स्कूल से आते। अब ये बच्चे बहुत अच्छा रटने में बहुत अच्छे हैं, ये बच्चे याद की हुई चीजों को रिप्रोड्यूस करने में बहुत अच्छे हैं, पर परेशानी कहाँ होती है? परेशानी तब पैदा होती है जब आप इस ज्ञान का आपसे कहीं पे अप्लाइड फॉर्म पूछ लिया जाए, तो परेशानी होती है। भारत के बच्चों के साथ भी एक बहुत बड़ी समस्या है, वो स्कूल से रट के तो अच्छे आते हैं, पर एप्लीकेशन अप्लाइड फॉर्म ऑफ एजुकेशन उनका बहुत कमजोर होता है। उनके बेसिक फंडामेंटल्स बहुत कमजोर होते हैं, क्योंकि उन्होंने चीजें रटी होती हैं, समझी नहीं होती, उन्होंने तर्क नहीं लगाया होता, उन्हें बड़ी छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती, उनके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते, क्योंकि तर्क के लिए जगह है ही नहीं, प्रश्नों के लिए जगह है ही नहीं, रटना ही शिक्षा है। ठीक, तो ऐसे बच्चे जब आगे बढ़ते हैं पढ़ाई में, तो फिर प्रतियोगी परीक्षाएं आती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एजुकेशन का अप्लाइड फॉर्म याद इस्तेमाल करना पड़ता है। शिक्षा के अनुप्रयोगात्मक उपयोग आपकी प्रतियोगी परीक्षा में रहते हैं। विशेषकर उच्च स्तर की प्रतियोगी परीक्षाएं जो आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं, आईएएस है और टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित है, वहां आपको पढ़ी गई पढ़ाई का अनुप्रयोग यानी अप्लाइड फॉर्म पूछा जाता है। अब भारत के जो बच्चे स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं वो उसके लिए तो तैयार है ही नहीं, क्योंकि उन्हें इस तरह से ट्रेंड ही नहीं किया गया। तो होता यह है कि भाई इन बच्चों को अब इस नई अप्लाइड फॉर्म वाली शिक्षा को ग्रहण भी करना है, सीखना भी है और परीक्षा पास भी करनी है, क्योंकि उन पर परीक्षा पास करने का दबाव भी है। वो आगे तभी बढ़ पाएंगे जब परीक्षा पास करेंगे। और इस गैप को भरने के लिए भारत में एक नया उद्योग विकसित हुआ है, जैसे हम कोचिंग इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक, तो दर्शकों, ये है भारत की कोचिंग इंडस्ट्री की उपयोगिता। वो ये करती है कि भारत के जो स्कूल से पढ़े हुए छात्र हैं, वो उनके बीच और परीक्षा के बीच का जो गैप है उससे भरती है ये कोचिंग इंडस्ट्री। ठीक, पर यहाँ पे परेशानी ये है कि भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें इस बात पर जोर नहीं है कि आप बच्चा पढ़ने में किस चीज में अच्छा है, बच्चे की पसंद क्या है। जोर इस बात पे है कि बच्चों को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, चार्टर्ड बनना है, आईएएस बनना है, सरकारी नौकरी करना। इससे ज्यादा लेना देना नहीं है कि बच्चे की रुचि किस में है, उससे क्या पढ़ते बनता है, क्या पढ़ते नहीं बनता, इससे कुछ लेना देना नहीं है। माँ बाप बच्चों पे दबाव बनाते हैं कि वो प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ में दौड़ें, तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड, आईएएस, आईपीएस, सरकारी नौकरी कुछ हासिल कर कर जीवन में बाबू बन जाएं। ये एक और भारतीय समाज की एक समस्या है। तो नतीजा ये होता है कि बच्चे संधि दौड़ में दौड़ते हैं, कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, ये संधि दौड़ में दौड़ते हैं बगैर इस चीज को समझे कि उन विषयों में जिन्हें वो पढ़ रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हों, मेडिकल के सब्जेक्ट हों, चाहे आर्ट्स के सब्जेक्ट हों, आईएएस के सब्जेक्ट हों, जो भी हों, उनमें उनकी रुचि है या नहीं है, उन्हें पढ़ते बनता या नहीं पढ़ता। ना माँ बाप को इससे मतलब है, ना ही छात्रों को ये समाज ये मौका दे रहा है कि वो इस चीज को डिस्कवर करें कि वो क्या पढ़ पाते हैं, वो क्या किस चीज में अच्छे हैं, और वो उसी काम को चुने अपने कैरियर के रूप में, वो जिस चीज में अच्छे हैं। इसके लिए कोई स्पेस ही नहीं है। आप 12th करिए, उसके बाद लग जाइए अंधी दौड़ में, आईआईटीज, आईआईएम और जो भी मेडिकल वेडिकल जो भी है, उस सब में अंधी दौड़ में लग जाइए। और वहां परीक्षा ऐसी है जिसमें इतने सारे सब्जेक्ट, इतने सारे विषय जोड़ दिए जाते हैं कि भाई अब छात्र सभी विषयों में तो अच्छे नहीं हो सकते ना। ठीक, तो वहां जाकर एक डिलेमा पैदा होता है और बहुत सारे छात्र हैं वो असहज महसूस करते हैं। बहुत सारे छात्र जो हैं वो उन विषयों को पढ़ने के लिए अभ्यस्त या बने ही नहीं है मानसिक रूप से, जो उनसे पढ़ने के लिए कहा जाता है। और नतीजा, कुछ ही छात्र जो क्या बोलते हैं, अजीब गरीब शिक्षा व्यवस्था, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़कर आपको कोई प्रतियोगी परीक्षा पास करनी है अलग अलग क्षेत्रों के, वो कुछ छात्र इसमें आगे बढ़ जाते हैं, पास कर लेते हैं, ज्यादा नंबर लाते हैं, वो पास हो जाते हैं। बाकी के ज्यादातर छात्र
फेल हो जाते हैं, वो समाज में उन पे ठप्पा लगा दिया जाता है विफल होने का, और वो तमाम सारे मानसिक और अन्य प्रकार के कष्टों को झेलते हैं। सबसे ज्यादा तो वो शिक्षा का दबाव महसूस करते हैं कि वो ऐसे विषय पढ़ रहे हैं जो पढ़ने में उनकी रुचि नहीं है, दे आर नॉट गुड इन इट, उन्हें वो पसंद नहीं है, लेकिन जबरदस्ती पढ़े जा रहे हैं। तो उनका शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व जो है वो पूरी तरह से इस अल्प अवस्था में ही, क्या बोलते हैं, विकृत हो जाता है। ये है भारतीय शिक्षा तंत्र का समस्या, और इस समस्या के निदान के लिए हमें अपनी शैक्षणिक व्यवस्था पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। ठीक। और कोचिंग क्लासेस इसमें कितना जिम्मेदार हैं, ये तो अलग ही मुद्दा है, और कोचिंग क्लासेस वास्तव में किस चीज के लिए जिम्मेदार हैं वो अलग विषय है। लेकिन परेशानी भारत की शिक्षा पद्धति में है, जो शायद जगदीप धनखड़ जैसे लोगों को, जो स्वयं कुछ खास पढ़े तो हैं, वकील हैं, और उन्होंने क्या ही इस उच्च स्तरीय शिक्षा को ग्रहण किया है, IIT-IIM में जाके भाषण देना और उस स्तर की पढ़ाई पढ़ना और वहाँ की समस्या समझना, वो दो अलग चीजें होती हैं। ठीक। तो ये भारतीय शिक्षा तंत्र की समस्या है। हम बहुत अच्छे बाबू बनाते हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे रटने में हैं, हमारे बच्चे बताई गई चीजों को वैसा का वैसा करने में काफी अच्छे हैं, पर नवाचार, इनोवेटिव थिंकिंग उनके पास नहीं है, उनके पास रैशनल आइडियाज नहीं है। वो उन्हीं विषयों को पढ़ के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिन्हें पढ़ के पश्चिम के लोग ऐसे ऐसे आविष्कार कर देते हैं कि दुनिया हतप्रभ रह जाती है। भारत के बच्चे उनमें बहुत अच्छे नंबर लाते हैं और पश्चिम के देशों की कंपनियों में बैक ऑफिस में जाकर कहीं बाबू बन के बैठ जाते हैं, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक संरचना में। ठीक। अब इस बात को समझिए कि जब पश्चिम के विज्ञान आधारित समाज का निर्माण हो रहा था, ठीक भाई, पश्चिम ने जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया कि पश्चिम के रेनेसां रिफॉर्मेशन से पहले, 15 सेंचुरी के पहले अगर आप जाएं, तो जो भी था, शिक्षा नाम की जो चीज होती थी वो धर्म आधारित होती थी। सभी धर्म अपने अपने क्षेत्रों में, शिक्षा उन्हीं के अधीन थी। धार्मिक विषयों का अध्ययन करना, यही शिक्षा होती थी। और इसके अंतर्गत जो छोटी मोटी इंसानी आवश्यकताएं होती थी, उनकी पूर्ति के लिए कुछ एलिमेंट्री लेवल का विज्ञान सभी धर्मों ने विकसित कर लिया था, और वो छोटी मोटी जरूरतों की पूर्ति कर दी जाती थी। ठीक। और विज्ञान का इससे ज्यादा महत्व लोगों के जीवन में नहीं था। इसके बाद रेनेसां रिफॉर्मेशन होता है, 15 सेंचुरी में एनलाइटनमेंट होता है, और विज्ञान तर्क पर आधारित समाज नए नए नवाचार करने लगता है, औद्योगिक क्रांति होती है, और यहाँ आके परिवर्तन होता है। किस तरह का परिवर्तन? मानवीय इतिहास का सबसे बड़े परिवर्तन यही है कि हमने विज्ञान, रेनेसां रिफॉर्मेशन और एनलाइटनमेंट जैसे प्रोसेस के द्वारा जो विज्ञान था, तर्क, बुद्धि, विवेक, खोज, अन्वेषण, ठीक, इसे उद्योगों से जोड़ा। ठीक। अब औद्योगिक उपयोग के लिए विज्ञान के आविष्कार किए जाते हैं ताकि उनसे उत्पाद निर्मित किए जा सके, बाजार में बेचा जा सके। ठीक। इसके लिए विज्ञान के आविष्कार किए जा रहे हैं। ठीक। और विज्ञान का औद्योगिकरण इसके परिणाम स्वरूप अपने आप होता चला जा रहा है। थोड़ी जटिल बात है, आप ध्यान दीजिए इस बात पे कि दो चीजें हुई। एक तरफ वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन करके आप नए नए आविष्कार करिए, उत्पाद बनाइए, उन्हें उद्योगों में तैयार करिए और बेचिए। दूसरी तरफ विज्ञान का औद्योगिकरण कर दीजिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दीजिए। विज्ञान पढ़ना पढ़ाना अब एक औद्योगिक विषय है, इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट है, क्योंकि ऐसा करने से नए उत्पाद, नई नई चीजें बनेंगी, बिकेंगी और पैसे कमाए जाएंगे। तो पश्चिम ने जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया है पिछले 5 सदियों में अगर हम ले लें, तो वो यही है कि उन्होंने विज्ञान को एक औद्योगिक, यानी साइंस टेक्नोलॉजी, अब को उन्होंने इंडस्ट्रियल फॉर्मेट में चेंज कर दिया है। और इसीलिए पिछले कुछ सदियों में विज्ञान के क्षेत्र में इतने सारे परिवर्तन आए, इतनी तेजी से विज्ञान ने जो विकास किया है पिछले 15 सेंचुरी के बाद, उसका बड़ा कारण है कि हम अब विज्ञान को, साइंस को क्या बोलते हैं, एक औद्योगिक व्यवस्था के तहत पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और इसमें निरंतर लोग जुड़ते जाते हैं, नए नए अध्ययन करते हैं, उन अध्ययनों से नए नए उत्पाद बनाए जाते हैं, नई नई चीजें खोजी जाती हैं और उन्हें बेचकर पैसे कमाए जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल फॉर्मेट देना साइंस का, ये पश्चिम की सबसे बड़ी योग्यता थी, और इसी के दम पर इतना तेजी से विज्ञान आज आगे बढ़ रहा है।
ठीक, इसे थोड़ा समझिए। ये मैं बात इस संदर्भ में कह रहा हूं कि दुनिया के तमाम सारे देश जिन्होंने पश्चिम के इस विज्ञान आधारित सेकुलर एजुकेशन को, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भी तमाम वैज्ञानिक विषय हैं, इन्हें ग्रहण किया, तो उन्होंने अपनी सामाजिक सांस्कृतिक संरचना के अनुसार इसे ग्रहण किया। जापान ने, चीन ने, जो कि तर्क आधारित समाज थे, उन्होंने इसे ग्रहण किया और उन्होंने ये समझा कि भाई इस शिक्षा को हासिल करके, विज्ञान तकनीक के विषय पढ़ के हम नए नए आविष्कार कर सकते हैं और औद्योगिक उत्पाद विकसित करके पैसे कमा के देश को आगे बढ़ा सकते हैं और इंसान के जीवन को सुविधाजनक बना सकते हैं। तो ये देश बहुत आगे बढ़े, नवाचार में आगे बढ़े, इनोवेटिवनेस में आगे बढ़े और यहाँ नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं। वैसे तो चल ही रहा है, वहां भी है। भारत जैसे देशों में जहाँ पे पहले से एक सामाजिक संरचना थी, जहाँ रटना और रटी हुई चीजों को वैसा का वैसा दोहराना, इसे ही शिक्षा माना गया था। इन देशों ने जब पश्चिम के इस विज्ञान आधारित सेकुलर एजुकेशन को एडॉप्ट किया, तो हमने उसे अपने अनुसार एडॉप्ट किया। हमने ऐसी शिक्षण तंत्र बनाया जिसमें बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भी आधुनिक मॉडर्न साइंस के विषय हैं, इन्हें पढ़ना है, इन्हें परीक्षाओं में वैसा का वैसा दोहराना है, नंबर लाने हैं और किसी तरह से परीक्षा पास कर लेनी है और इन क्षेत्रों का मतलब इन विषयों का अध्ययन करके या इनके सिस्टम का अध्ययन करके बस उन क्षेत्रों में जाकर काम करने लगना है। मतलब हम किसी भी तरह से उन पहले से स्थापित वैज्ञानिक चीजों का अध्ययन करके बस वहां जाके काम करने लगते हैं। आप अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, सब बन जाएंगे, लेकिन इनोवेटिवनेस भारतीयों में नहीं आती, क्योंकि उसका कारण भारत की सामाजिक धार्मिक संरचना है ना, शुरू से ही आदत नहीं है। जो जैसा पढ़ा दिया गया, स्कूल में गए, जैसे तैसे परीक्षा पास की, परीक्षा पास करके इंजीनियरिंग के कॉलेज में गए, वहां जाके विषय पढ़े और जैसा पढ़ा दिया गया वैसा का वैसा काम करने के लिए हम आगे इंडस्ट्री के उपयोग के लिए तैयार हैं बाबू बन के, और वो हम कम कर रहे हैं। तो भारतीय समाज, हर समाज ने इस पश्चिम के विज्ञान आधारित जो व्यवस्था है उसे अपनी अपनी सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक संरचना के आधार पर एडॉप्ट किया। भारत ने अपने हिसाब से किया, नतीजा आज हम बाबुओं की फौज हैं। चीन ने अलग तरीके से किया, जापान ने अलग तरीके से किया, कोरिया ने अलग तरीके से किया, और जिसने जैसे किया आज वो देश दुनिया में वहीं पर वैसे विज्ञान के क्षेत्र में खड़ा हुआ। बात थोड़ी जटिल है, लेकिन भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो है उसे समझने के लिए हमें प्राचीन धार्मिक व्यवस्था और आधुनिक शिक्षा के गठजोड़ को थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक, अब हमारी शिक्षा व्यवस्था इसी तरह की है। हम बहुत अच्छे बाबू तैयार करते हैं, बहुत अच्छे मैकेनिक तैयार करते हैं, हम पहले से स्थापित कामों को करने वाले बहुत अच्छे क्या बोलते हैं लोगों को तैयार कर लेते हैं, पर इनोवेटिवनेस नहीं आती, क्योंकि वो हमारी सामाजिक धार्मिक संरचना से हमें सिखाई नहीं जाती। ठीक, क्वेश्चन मत करिए, जरूरत नहीं है। ठीक, जो जैसा है उसका वैसा का वैसा करिए, यही ज्ञान है। भारतीयों ने इस तरह से समझा हुआ है। अब इस पूरे खेल में देखिए परेशानी ये है कि जब स्कूल से बच्चे निकलकर क्या बोलते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जब थोड़ा सा अप्लाइड फॉर्म लिया जाता है, उन्हें परेशानी होती है। दे नीड कोचिंग क्लासेस, और कोचिंग क्लासेस भी उन्हें कोई अप्लाइड फॉर्म और नॉलेज तो नहीं देते, बस परीक्षा पास करने का तरीका बता देते हैं। ये भी एक समस्या है कि वहां भी ये नहीं हो रहा कि आपको कमियों को दूर किया जा रहा है कि जैसे आप रट कर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और तमाम विषय पढ़कर रट कर वहां पहुंचे, तो वो से आपको अनुप्रयोगात्मक तरीका सिखा रहे हैं कि अरे नहीं भाई, ये साइंस को समझो, ये इस प्रोसेस को समझो। इस पे ज्यादा जोर नहीं है। उनका भी जोर इस बात पे है कि तुम्हें नंबर कैसे निकालने, ठीक, और ये परीक्षा कैसे पास करनी है, नंबर कैसे निकालने हैं, शॉर्ट ट्रिक्स कैसे लगानी है, समहाउ यू हैव टू मैनेज द एग्जाम। वो भी इस पे है, क्योंकि उन्हें भी जोर यही है कि बच्चे अधिक से अधिक परीक्षाएं पास करें। उन्हें इस बात पे जोर थोड़ी है कि आप समझें, इसका उन्हें को ज्यादा कुछ लेना देना नहीं। तो इस पूरी व्यवस्था में बच्चे पिस रहे हैं, बच्चे दबाव में हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, और उनका पूरा व्यक्तित्व है वो विकृत होता जा रहा है, और वो आधुनिकता की अंधी दौड़ में दौड़ तो रहे हैं, पर जो सफल नहीं हो पाते वो बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं। ठीक, वो बहुत कष्टों में रहते हैं। तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो है वो वास्तव में रटने पर जोर देती है, वो वास्तव में प्रश्न ना करने पर जोर देती है, वो जैसा जैसा है वैसे के वैसा दोहराने पर जोर देती है, और इसमें इनोवेटिवनेस की बहुत कमी है, इसमें स्पेस की बहुत कमी है। बच्चा अपने हिसाब से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, जैसा बताया गया वैसा का वैसा उसे करना है, और नतीजा बहुत सारे बच्चे दबाव में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं। और ऐसे ही बच्चे जो हैं
फिर जब कंपटीशन का सामना करते हैं तो टूट जाते हैं, और फिर आत्महत्या, मरना, तमाम सारी चीजें हमें इस शिक्षा व्यवस्था के दोष के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगी। लगातार भारत के बच्चों के साथ ये घटनाएं घट रही हैं। इसमें अकेले कोचिंग क्लास दोषी नहीं है, इसमें पूरा शैक्षणिक तंत्र जो बना हुआ है बच्चों के आसपास, वो दोषी है। मतलब बात ये है कि बच्चों को ना ये हम समझाते हैं कि तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, हिस्ट्री, ये सब क्यों पढ़ना है, इसे पढ़ने से क्या होगा, ठीक, इससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे। कुछ नहीं, हम सिर्फ ये बताते हैं कि तुम्हें ये पढ़ना है, ठीक, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, और ये पढ़ोगे तो बस तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। दैट्स व्हाट इट इज। और इसके अलावा बच्चों की चॉइसेस क्या हैं, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें कोई चीज़ पढ़ने में पसंद आती है, नहीं आती, इससे भी हमें कुछ लेना देना नहीं है। मार मार के मुसलमान बनाने जैसी स्थिति है। बस पढ़ो, तुम्हें फिजिक्स पसंद हो, पढ़ना पसंद हो, पढ़नी है तुम्हें, कोई लैंग्वेज पसंद है, नहीं पसंद है, बस पढ़ना है, यू हैव टू डू इट, ठीक। तो ये जो चीज, इस तरह की शैक्षणिक तंत्र जो है, ये वास्तव में भारत के युवाओं को एक भीड़ में तब्दील कर रहा है जो बेकार हैं, ठीक है। ये बेकार लोग हैं, बस नौकर हैं, दे आर स्किल्ड लेबर्स, ठीक, और इनका लेबर के रूप में उपयोग किया जा सकता है, पर ये लोग अंदर से बेहद असंतुष्ट हैं, ठीक। बच्चे छात्र जीवन में अपने जीवन भर कभी जो जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है उसका महत्व नहीं समझाया गया, तो उस पूरी शिक्षा को बड़े बेमन से ग्रहण करते हैं, ठीक। बस किसी तरह पास होना है और नौकरी हासिल करनी है, तो वो उस क्षेत्र में कभी उन विषयों से कभी जुड़ाव भी नहीं रखते, उस क्षेत्र को उन चीजों को अपने जीवन में भी नहीं उतार पाते, और बस अध्ययन का विषय है, पढ़ते जाइए, नौकरी हासिल करिए और भूल जाइए। और इन सब, पूरी प्रक्रिया में बच्चों पे बेहद दबाव है। असलियत में ये पूरा खिचड़ी तंत्र है जो एक बच्चे को बेहद दबाव में रखता है। बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, मेंटल प्रेशर में हैं, वो पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि आप उन्हें पढ़ाई के महत्व को समझा ही नहीं पा रहे। आपका एजुकेशन सिस्टम बच्चों को ये सारी चीजें नहीं समझाता। तो ये प्रॉब्लम है भारत के एजुकेशन सिस्टम की, ब्रॉड प्रॉब्लम है। माइन्यूट प्रॉब्लम तो बहुत सारी होंगी, मोटी मोटी बात ये है, और इसके समाधान की ज़रूरत है और इसके निदान की ज़रूरत है, और ये थोड़ी समझने वाली बात है जो कि जगदीप धनखड़ जैसे लोग शायद समझते नहीं, ठीक। अब परेशानी है कोचिंग क्लासेस की। तो ये पक्की बात है दर्शकों कि कोचिंग क्लासेस को लेके काफ़ी परेशानियां हैं। परेशानियां कोचिंग क्लास को लेके छात्र स्तर पर भी है, फीस स्तर पे है, मैनेजमेंट स्तर पर है, प्रतिस्पर्धा स्तर पर है, और उस अंधी दौड़ में बच्चों को दौड़ाने के स्तर पर भी है, जिसके नतीजतन एंड में शायद बच्चे को कुछ भी ना मिले, ये भी हो सकता है, ठीक। तो कई परेशानियां हैं कि बच्चे कोचिंग में जाते हैं और वहां से ज्यादातर विफल होकर लौटते हैं, वो कुछ हासिल नहीं कर पाते, ये बड़ी परेशानी है, ठीक। इसके अलावा जो भारत के कोचिंग तंत्र में पोचिंग, इन्होंने कहा कि भाई शिकारी है, वो रोबोट बनाया जा रहा है, इस तरह के कई आरोप हैं, कलंक के समान इन्होंने बताया। वो जो कोचिंग को दोष दे रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेके, और ये सही भी है कि भारत के कोचिंग संस्थानों में बहुत सारी परेशानी है। 50,000 करोड़ का व्यवसाय इस कोचिंग संस्थानों में होता है, मतलब भारत की जो कोचिंग इंडस्ट्री है 50,000 करोड़ का इसका आकार है, और क्या बोलते हैं, इसमें आगे चल के 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का 2030 तक का ये कोचिंग व्यवसाय होने वाला है। केवल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस $2 बिलियन से ऊपर की आगे चल के होने वाली हैं। ये क्या बोलते हैं अभी लगभग 200 करोड़ रुपए की। तो बहुत बड़ा व्यवसाय है, एक बहुत बड़ा व्यवसायिक क्षेत्र है, और ये सही है कि बाकी क्षेत्रों के समान भारत के कोचिंग संस्थानों में समस्याएं हैं, व्यावसायिकता की, गुणवत्ता की, नियमन की, तमाम सारी समस्याएं हैं। कोई प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन नहीं है, ये भी समस्या है, ठीक। और जो ये बात जगदीप धनखड़ साहब कह रहे हैं भारत के कोचिंग संस्थानों के संदर्भ में, उन्हें पोचर के बता रहे हैं, शिकारियों का झुंड बता रहे हैं जो शिकार करते हैं। तो अब देखने वाली बात है कि भाई यहाँ कौन किसका शिकार कर रहा है, मतलब कौन शिकारी है और कौन शिकार हो रहा है, ये समझने वाली बात है, ठीक।
तो ये जो 50,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, कोचिंग इंडस्ट्री है, अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ कुछ खास जात वर्ग के लोगों के कब्जे। जगदीप धनखड़ साहब जो कोचिंग इंडस्ट्री के संदर्भ में आरोप लगा रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं ये बाबू तैयार करती है, ये क्या बोलते हैं, बच्चों की, छात्रों की योग्यताएं खत्म करती है, ठीक, इसमें पोचर्स हैं, शिकार हो रहा है बच्चों का, उनसे ज्यादा फीस ली जाती है, ये सारे आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप भारतीय शिक्षा पद्धति के हैं, एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉ हैं, और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पाए जाते हैं। पर इससे ज्यादा बड़ी समस्या है कि भारत की कोचिंग इंडस्ट्री के संदर्भ में उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं, जगदीप धनखड़ साहब ने ये बताया नहीं कि आखिर कौन शिकारी है, ठीक है, कौन है वो, मतलब कौन से समाज का कौन सा वर्ग है जो इन कोचिंग इंडस्ट्री को चलाता है, और वो किसे शिकारी कह रहे हैं, और कौन यहाँ पे शिकार हो रहा है, किसे कुकरमुत्ता कह रहे हैं, किसे ब्लैक होल कह रहे हैं, किसे कलंक कह रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जगदीप धनखड़ साहब के सारे ये जो आरोप हैं, ये आरोप सही भी होंगे, मुझे उससे ज्यादा आपत्तियां नहीं है, पर मेरी जो मूल परेशानी ये है कि उन्हें ये बताना चाहिए कि कोचिंग इंडस्ट्री के ये जो हाल हैं, इसके लिए जिम्मेदार जातिवादी व्यवस्था है। इस देश के उच्च जाति वर्ग के लोगों के कब्जे में है जो कोचिंग इंडस्ट्री, और अगर इसकी दुर्दशा है तो इस देश के उच्च जाति वर्ग के लोग ही इसके लिए जिम्मेदार। शिकारी उच्च जाति वर्ग के लोग हैं और शिकार निम्न जाति वर्ग के लोग हैं। धनखड़ साहब को इसे थोड़ा और समझाकर बताने की जरूरत थी। कोचिंग इंडस्ट्री की दोष का जिम्मेदार इस देश के सवर्ण हैं, उच्च जाति वर्ण के हैं, क्योंकि कब्जे तो उन्हीं के हैं, वही यहाँ पर अपने कब्जे जमा के बैठे हैं। और कोचिंग व्यवसाय में तो बहुत बड़ी समस्या है, मतलब 50,000 करोड़ से ज्यादा का पूरा व्यवसाय और कुछ सवर्ण लोगों के यहाँ पे कब्जे, ठीक, और वो अपनी मन मर्जी से इस पूरी कोचिंग व्यवसाय को चला रहे हैं। सरकार भी इनकी कोचिंग संस्थानों को लेके कोई नियमन यानी रेगुलेशन भी नहीं बनाते। फिर यहाँ जब बच्चों का शोषण होता है, उन पर दबाव बनाया जाता है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, तो धनखड़ साहब उन्हें तमाम सारी बातें बता रहे हैं, पर ये बता नहीं है कि कर कौन रहा है। तो भाई कोचिंग इंडस्ट्री अगर कुकरमुत्तों के समान है, शिकारियों का झुंड है, तो भाई ये तो सवर्णों के हाथ में है। और तो क्या जगदीप धनखड़ साहब इनडायरेक्टली इस देश के सवर्णों को कुकरमुत्ता या फिर क्या बोलते हैं, शिकारियों का झुंड कह रहे हैं? भाई उन्हें थोड़ा क्लियर करना चाहिए था कि समाज के किस वर्ग को ये बता रहे हैं, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री पे तो दलितों के कब्जे ही नहीं है, पिछड़ों के कब्जे नहीं है, इवन ओबीसी तक नहीं दिखाई देता। ये तो पूरी प्रोपराइटरी जातिवादियों के पास है, सवर्णों के पास है कोचिंग इंडस्ट्री की। आप अपवादात्मक रूप से किसी ओबीसी को या एससी को, तो एसटी तो होते ही नहीं है कभी बड़े कोचिंग इंडस्ट्री में, ठीक, कभी देखेंगे, बाकी तो जितने भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं ये सवर्णों के कब्जे में है। तो धनखड़ साहब ने कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में इतना सब कहा, लेकिन ये क्यों नहीं बताया कि इस पूरी कोचिंग इंडस्ट्री की दुर्दशा के लिए इस देश के सवर्ण जिम्मेदार है, वही तो ओनर है, और जो भी खराबी है, जो भी दोष है, वो उनके मत्थे ही मढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें दलित पिछड़ों की तो कोई भागीदारी नहीं है। तो जिम्मेदारियां भी धनखड़ साहब को तय करनी चाहिए थी कि कौन जिम्मेदार है, समाज का कौन सा वर्ग। पर आप जानते हैं बीजेपी के नेता जो हैं, उनके मुंह से कभी जातिवाद के विरुद्ध दो शब्द भी नहीं निकलते हैं। ऐसे ही धनखड़ साहब तमाम सारी बातें बता रहे हैं जो कोचिंग इंडस्ट्री के संदर्भ में सही गलत अपनी जगह पे हैं, लेकिन कोचिंग व्यवसाय की जो एक सबसे बड़ी समस्या है वो है खास जाति वर्ग के कब्जे होना, सवर्णों के कब्जे होना, उच्च वर्ग के कब्जे होना, और वो अपनी मनमर्जी से इसे चलाते हैं, मनमर्जी से पैसे वसूलते हैं, और शिक्षा के व्यवसाय को उन्होंने कोचिंग के रूप में खास जाति वर्ग के लोगों ने ही अपने कब्जे में बना के रखा हुआ है। तो कोचिंग माफिया इस देश में सवर्ण है और उनके हाथों में ही पूरी कोचिंग इंडस्ट्री है, ठीक, और वो अपनी मन मर्जी से इसे अपने तरीके से चलाते रहते हैं। अगर हम देश के प्रमुख कोचिंग संस्थानों को भी देखें तो आपको बड़ी आसानी से दिख जाएगा। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट राजेश महेश्वरी चला रहे हैं, फिट जी गोयल साहब चला रहे हैं, आकाश इंस्टीट्यूट चौधरी जी चला रहे हैं, विद्या मंदिर क्लासेस जो हैं ये अग्रवाल साहब चला रहे हैं, नारायण कोचिंग पी नारायण चला रहे हैं। ये सब सवर्ण समाज से आने वाले लोग हैं। उसके बाद देखिए डिफेंस एकेडमी ए के चटर्जी चला रहे हैं,
चाणक्य, ये मीडिया आउटलेट वगैरह, कुछ मीडिया आउटलेट हैं वो भी चला रहे हैं, वो भी सवर्णों के ही हैं। ये सब चलाते रहते हैं। दृष्टि आईएएस ब्राह्मण देवता चला रहे हैं, दिव्य कीर्ति जी। उसके बाद बाजीराव मेन रवि, पी वेलुथुम्बम चला रहे हैं। उसके बाद फोरम आईएएस दीपक गुप्ता जी की, शंकर नेक्स्ट संजीव कुमार की, चाणक्य ए के मिश्रा की। तो आप देखिए कि राव राव तो आप जानते ही हैं कौन है, ठीक है। उसके बाद सार्थक आईएएस, क्या बोलते हैं, श्री आर मोहन की। प्लूटस आईएएस हिंदू जोन, ठीक है, इनकी है। अभ्यंकर नाम ही बताते हैं, मतलब सीधे जातियों के नाम पर ही कोचिंग क्लासेस खोल के बैठे हैं। इसके बाद बड़े संस्थानों में जो टेक एजुटेक्स हैं, ठीक है, और टेक एजुकेशन देने वाले बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं। बाईजूस को देख लीजिए, रविंद्र चंद्र बाईजूस आप भी जानते हैं, और दिव्या गोकुलनाथ कौन से समाज के किस हिस्से से आते हैं आप इन्हें समझ सकते हैं, ठीक है। ये सब सवर्ण उच्च जाति वर्ग के लोग हैं। और उसके बाद रविंद्र चंद्र जो है बाईजूस रविंद्र चंद्र नायर समाज से आते हैं, नायर परिवार से आते हैं, ठीक। उसके बाद फिजिक्स वाले पांडे जी, इन्हें तो आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ये कितना बड़ा उद्योग चलाते हैं और अपने आप में कितनी बड़ी इनकी संस्थान है, ठीक। और उसके बाद अन अकेडमी जैसी संस्थान जिसमें मंजुल गौरव मंजुल हैं और हिमेश सिंह हैं, रोमन सैनी हैं, ये सब समाज के उच्च वर्ग से आने वाले लोग हैं। और इसमें समाज के पिछड़े दलितों की कोई हिस्सेदारी दिखाई नहीं देती है, ठीक। बड़ा अजीब है। तो क्या धनखड़ साहब इन्हें कुकरमुत्ता कह रहे हैं, इन्हें पोचर कह रहे हैं, यानी शिकारी कह रहे हैं? और बड़ा ऑब्वियस है कि फिर शिकार किसका किया जा रहा है, दलितों का, पिछड़ों का, कमजोरों का, ठीक। ये बड़ी क्वेश्चन पूछने वाली बात है, जो जिसका जवाब धनखड़ साहब को देना चाहिए था। एमबीए की प्रवेश परीक्षा के लिए आप अगर तैयारी करेंगे तो टाइम्स में जाएंगे, इसकी स्थापना प्रभात रंजन ने और लक्ष्मण राव ने की हुई है। आईएमएस में जाएंगे, इसके संस्थापक अमित अग्रवाल हैं। पीटी एजुकेशन में जाएंगे, संस्थापक संदीप मनुधने हैं। कैरियर लॉन्चर में जाएंगे, रमेश भट्ट इसके संस्थापक हैं। तो आप देख लीजिए, सभी किसी भी क्षेत्र की कोचिंग इंडस्ट्री को देखिए। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तैयारी, सीए की तैयारी करेंगे, वीएसआई विद्यासागर इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे तो आरसी शर्मा जी मिल जाएंगे इसके संस्थापक के रूप में। नवकार में जाएंगे तो देख लीजिए, ये भी सीए की तैयारी कराता है। फिर आईसीएआई एक और इंस्टीट्यूट है, इस तरह के इंस्टीट्यूट है। आदित्य क्लासेस आदित्य जैन चला रहे हैं। कहीं पर भी चले जाइए आप, आपको सभी जगह जो भी टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, जो आपकी चॉइसेस हो सकते हैं, ये सब सवर्णों के हाथों में। एसएससी की तैयारी करेंगे तो आप DKD कैंपस में जाएंगे, संदीप चौधरी जी मिलेंगे आपको पढ़ाने वाले। उसके बाद महेश वर्मा जी भी हैं। कैरियर पावर में रमन शर्मा जी मिल जाएंगे। आईबीटी इंस्टीट्यूट में संदीप गर्ग जी मिल जाएंगे। विद्या गुरु के संस्थापक अजय शर्मा जी हैं। तो मतलब एक ऐसी क्षेत्र बताइए जहां हम कोचिंग करेंगे और वहां कोचिंग इंस्टीट्यूट कभी ओबीसी चला रहा हो, एससी चला रहा हो। एसटी तो खैर कहीं पर है ही नहीं है। नीट की तैयारी करने जाएंगे, आकाश इंस्टीट्यूट में जाएंगे, ऑब्वियसली रेजोनेंस में जाएंगे। ये सारे आपको पता, पहले ही बता चुका हूँ। ये सब कहीं महेश्वरी हैं, कहीं वर्मा हैं, यही सब लोग तो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। बंसल क्लासेस, टॉपर एकेडमी और मोशन एजुकेशन, ये सब उच्च जाति वर्ग के लोगों के हाथों में है, ठीक है। तो ये बड़ा प्रश्न है कि जिस कोचिंग उद्योग को धनखड़ साहब इतनी लानतें दे रहे हैं, ये तो इस देश के सवर्णों के दबदबे में है, कब्जे में है। 50,000 करोड़ की कोचिंग इंडस्ट्री पर इस देश के सवर्णों का कब्जा है, ठीक। दलित, पिछड़े, आदिवासी तो भूल ही जाइए, मैं नाम भी नहीं लेता, वो तो अभी तो बेसिक एजुकेशन हमारे, वो पढ़ाएंगे क्या, वहां कहीं उनकी भागीदारी नहीं है। अपवादात्मक रूप से कोई छुटवैया कोचिंग वोचिंग चलाने वाला आपके आसपास ओबीसी या एससी का मिल जाएगा। बाकी जितना भी बड़ा खेल है उसमें शुद्ध सवर्णों के कब्जे हैं, उसमें भी ब्राह्मणों के कब्जे हैं, दबदबे हैं। सामाजिक संरचना ऐसी है कि लोग ये मान के चलते हैं अगर आप ब्राह्मण हैं, कायस्थ हैं और एक दो और जातों को ले लीजिए तो आप अच्छा ही पढ़ाते होंगे। हमारी समाज की सोच भी इस तरह से बनी हुई है। और क्या बोलते हैं, ये देखिए, रविंद्र चंद्र बाईजूस हों, चाहे आपके अन अकेडमी के संस्थापक हों, सब समाज के उच्च वर्ग से आते हैं। ये बड़ा अजीब है। और कहीं ओबीसी या एससी समाज के लोग कहीं अपनी कोचिंग क्लासेस खोल भी लेते हैं तो फिर उन्हें ब्रांड नेम कर दिया जाता है, यार ये तो एससी के हैं,
तो इनके यहाँ तो एससी के बच्चे ही पढ़ते होंगे, ये क्या अच्छा पढ़ाएंगे, ऐसे करके उनकी उपस्थिति खत्म कर दी जाती है और उनके लिए जगह नहीं छोड़ी जाती है। तो ये बड़ा प्रश्न है जो जिसका जवाब धनखड़ साहब नहीं दे पाए कि आखिर भारत की कोचिंग संस्थान जो कि शिकारियों का अड्डा है, तो ये तो सवर्णों के हाथों में। ठीक, यहाँ तो मतलब कसम खाने के लिए भी कोई ओबीसी एससी एसटी नहीं है। बड़े इंस्टीट्यूट्स में सारे सवर्णों के कब्जे हैं, मीडिया आउटलेट्स के कब्जे हैं और ये करोड़ों का व्यवसाय है। ठीक, तो धनखड़ साहब किसे शिकारी कह रहे हैं, ये उन्हें बताना चाहिए था। और उन्हें ये भी बताना चाहिए था कि इस देश के सवर्णों के दबदबे में जो कोचिंग संस्थान है, उद्योग है, तो सवर्ण जिम्मेदार हैं कोचिंग संस्थानों के और शिक्षा की बर्बादी के लिए। ठीक, ये उन्हें बताना चाहिए था कि देश में शिक्षा की बर्बादी अगर कोचिंगों के माध्यम से हो रही है तो फिर उसके लिए तो सवर्ण जिम्मेदार होंगे, एससी एसटी ओबीसी तो वहां पे है ही नहीं। और उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि इतना सब है, 50,000 करोड़ का ये कोचिंग संस्थानों के व्यवसाय में क्यों एससी एसटी ओबीसी के लोगों की भागीदारी नहीं है, आखिर परेशानी कहाँ पर है? क्या एससी एसटी ओबीसी के लोग पढ़ते नहीं हैं? क्या वो इन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर के रूप में पढ़ाते नहीं हैं? मिल जाएंगे आपको दर्शकों, यही बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स में कोचिंग इंस्टीट्यूट में ओबीसी के लोग और एससी के लोग कुछ टीचर के रूप में पढ़ाते आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो अपनी खुद की कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे तो वहां पढ़ने कोई नहीं आएगा, क्योंकि जात है कि जाति नहीं, जाति उनके सामने आ जाएगी। और अगर वो पढ़ाने भी लग जाएंगे तो ये बड़े ब्रांड उन्हें निम्न जातियों की संस्था के रूप में उनके इंस्टीट्यूट को ब्रांड कर देंगे और फिर वो एक सीमित दायरे में ही बंद कर रह जाएंगे। ठीक, ये बड़ी समस्या है इस पूरे कोचिंग इंडस्ट्री की। जातिवादियों का अड्डा है ये, पूरी खास जाति वर्ग के लोगों के कब्जे में है। और ऑब्वियसली जहां एक जाति वर्ग के लोग होंगे तो ये कोचिंग संस्थानें किस तरह की शिक्षाएं बच्चों को देती होंगी? ऑब्वियसली ये वही शिक्षा देंगी जो बीजेपी आरएसएस के नैरेटिव को सेट करती है। ये वही इतिहास पढ़ाएंगे जो इनके नैरेटिव को सेट करती है। ये वही क्या बोलते हैं, उतनी ही शिक्षा देंगे समाज के कमजोर वर्गों को जितना ये देना चाहते हैं। ठीक, बड़ी सीधी सी बात है। इसलिए ऐसे इंस्टीट्यूटों में पढ़ने के बावजूद भी समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों का अधिक भला नहीं हो पाता। उनके लिए बहुत सारी पढ़ाई फिर खुद अपने दम पर भी करनी बनती है। ठीक, तो ये कुछ प्रश्न थे जो जब धनखड़ साहब देने से बच गए, और मुझे लगता है उन्हें बता देना चाहिए था कि भारत की कोचिंग उद्योगों अगर बर्बाद कर रहे हैं शिक्षा को तो उसके जिम्मेदार सवर्ण हैं, वो उनके दबदबे हैं। और उन्हें इस चीज पर भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि जहां पर भी आरक्षण नहीं होता वहां सवर्णों के दबदबे कैसे हो जाते हैं और बाकी लोगों के लिए वहां कब्जे जगह क्यों नहीं रहती है। भाई दलित पिछड़े समाज से, ओबीसी समाज से अब तो बहुत सारे पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, वो किताबें लिख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन समाज में बड़े इंस्टीट्यूट खोलकर वो नहीं बैठ सकते क्योंकि जाति का जो टैबू है वो उनके पीछे काम करता है। ठीक, ये बड़ी समस्या है। तो ये प्रश्न थे जिनके जवाब धनखड़ साहब देने से बच गए और उन्हें देने चाहिए थे। केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होने वाला। वास्तविक समस्या जो कोचिंग संस्थानों की है वो जातिवाद के अड्डे हैं और जातिवादियों के कब्जे में है। ये समस्या है और जब तक इसका निदान नहीं होगा आगे की समस्याओं के निदान तो खैर क्या ही हो पाएंगे। ये बड़ी परेशानी है। और उसके बाद धनखड़ साहब एक और बड़ी बात बताते हैं, वो है एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। ठीक, कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट भारत की एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बीजेपी लेके आई है उसके अनुरूप काम नहीं कर रहे। मैं कहता हूं ये भी बड़ा झूठा आरोप है। ठीक है, ये विशुद्ध झूठा आरोप है। भारत के कोचिंग संस्थान जो हैं इसमें तो सारे सवर्ण बैठे हैं, कोई पांडे बैठा है, कोई मिश्रा बैठा है, कोई तिवारी बैठा है, कोई क्या बोलते हैं नायर बैठा है, और ये सब लोग तो उसी बीजेपी आरएसएस की जो विचारधारा है उसके समर्थक हैं। तो ये तो निश्चित रूप से शिक्षा के रूप में, शिक्षा के नाम पर बच्चों को वही हिंदू धर्म की श्रेष्ठता बताते होंगे, जाति नहीं वर्ण व्यवस्था अच्छी है ये बताते होंगे, बीजेपी के सारे नैरेटिव को वो आगे बढ़ाते होंगे। ठीक, ये तो अपने आप में धनखड़ साहब का झूठा आरोप है, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा कि ये सवर्ण अपनी कोचिंग क्लासों में कोई लिबरल एजुकेशन देते हो और बताते हो कि क्या बोलते हैं समाज में बुराई के जिम्मेदार
इस देश के सवर्ण हैं जिन्होंने दलितों पे अत्याचार किए, ये तो हमने देखा ही नहीं। ठीक, तो ये भी बड़ा अजीब सी बात है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बीजेपी लेकर आई है, ठीक है, जिसके दो उद्देश्य बड़े हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। पहला, तमाम सारी शैक्षणिक संस्थानों में कोर्स डिजाइन सब जगह आरएसएस के लोगों को घुसाओ। दूसरा, शैक्षणिक तंत्र को इस तरह से परिवर्तित करो कि बच्चों के दिमाग में सांप्रदायिकता यानी मुसलमानों के प्रति घृणा भरना, और दूसरा, इतिहास से निम्न जातियों के अत्याचारों को गायब करना और सवर्णों को अच्छा दिखाना, ये एक और काम है। और तीसरा, विज्ञान तकनीक के क्षेत्रों में अपनी काल्पनिक वेद पुराणों की जो क्या बोलते हैं गप्पे हैं, उन्हें विज्ञान के रूप में स्थापित करना। ये तीन उद्देश्यों के साथ नई शिक्षा नीति ये जो काम कर रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैश है। ठीक है, और ये मैं नहीं कहता कि ये आरोप जो हैं आपको तमाम सारे न्यूज साइट में देखने को मिल जाएंगे। द वायर लिखता है कि आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को सरकार जो शिक्षा मंत्रालय की समिति में शामिल किया गया, इसको लेकर काफी विवाद हो चुका। ये साहब थे और इन्हें आरएसएस से जुड़े हुए, उनके पास योग्यता भी नहीं थी, पर इन्हें शिक्षा की मंत्रालय की समिति में इन्हें जगह दे दी गई। तो अब ये क्या कोर्स डिजाइन करते होंगे और क्या करते होंगे वो तो आपको पता ही। ठीक है, इतिहास के बाद विज्ञान का पुनर्लेखन, एनसीईआरटी की किताबों में आयुर्वेद, चेचक, पारंपरिक इलाज, कणाद दर्शन, ये सबको सिर दिया गया। ठीक, ये देखिए, ये हमारी नई शिक्षा नीति के तहत किया जा रहा है। उसके बाद अकबर क्रूर था, औरंगजेब कट्टर धार्मिक था, तो मुसलमानों के प्रति घृणा भरना बच्चों के दिमाग में, ये भी शिक्षा नीति के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तमाम सारी चीजें मुसलमानों के विरुद्ध उल्टे सीधे झूठे सच्ची जानकारियां दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद एनसीईआरटी की किताब में बड़ा बदलाव, मुगल दिल्ली सल्तनत हटाए गए, महाकुंभ और मेक इन इंडिया जोड़ दिए गए। ये इनकी शिक्षा नीति है। दलित दस्तक लिखता है कि एनसीईआरटी किताबों से बहुजनों के इतिहास को मिटाने की कोशिश हो रही है। हड़प्पा सभ्यता का नाम बदलकर सिंधु सभ्यता बता रहे हैं। ठीक है, सिंधु सरस्वती सभ्यता कर रहे हैं। ये भी देखिए, द वायर लिखता है कि छठी क्लास की सामाजिक विज्ञान की किताब से जाति और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हटा दिया गया है। पढ़ाने ही नहीं है जाति वर्ण व्यवस्था, क्योंकि इससे सवर्णों के अत्याचार दिख जाते हैं। ठीक, ये भी हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद एनसीईआरटी ने कक्षा 9 के इतिहास की किताबों से जाति के संघर्ष के अध्याय हटा दिए, मतलब डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े हुए अध्यायों को हटाया जा रहा है। ये नव भारत टाइम बता रहा है। ठीक है, ये देखिए, फिर आज तक बताता है कि एनसीईआरटी ने किताबों के नए नाम रख दिए हैं, जिसका विरोध हो रहा है। देखिए, किताबों के नाम भी देखिए क्या रखे हैं। अंग्रेजी की किताब का नाम मृदंग रख दिया गया है। ठीक है, ये देखिए क्या मजाक रखी गई। कक्षा 3 की किताब का नाम संतूर रख दिया गया है। ठीक, उसके बाद कक्षा 6 की अंग्रेजी किताब का नाम हनी सकल रख दिया गया है। ठीक है, बदलकर हनी सकल से बदलकर पूर्वी रख दिया गया है। अब क्या मजाक चल रहा है ये आप बताइए। ठीक, तो जो शिक्षा नीति की बात धनखड़ साहब कर रहे हैं ना, उसके 3 बड़े उद्देश्य हमें दिखते हैं। पहला, दलित पिछड़ों के इतिहास को गायब करना और उन पे हुए अत्याचार, जातिवादी अत्याचारों को मिटाना, और सवर्णों को दोष मुक्त करना। ठीक, समझ रहे हैं ना, सवर्णों को दोष मुक्त किया जा रहा है। जब आप इतिहास से उन चैप्टर को गायब कर देंगे जिनमें जातिवाद के बारे में बताया गया, जातिगत अत्याचारों के बारे में बताया गया, वर्ण व्यवस्था कैसे खराब थी, ये सब बताया गया, हजारों सालों के शोषण के इतिहास को गायब कर देंगे। ठीक, तो क्या होगा कि आगे चलकर सवर्ण दोषी हैं ये मिट जाएगा। जब आप इतिहास में ये गायब कर देंगे कि ब्राह्मण विदेशी नहीं है, बाहर से नहीं आए, यहीं के हैं, तो ऑब्वियस है फिर आप धीरे धीरे उन्हें स्वदेशी बना लेंगे। तो सवर्णों के अत्याचारी होने का एक और प्रमाण भी गायब करेंगे, बाहरी होने का प्रमाण गायब कर देंगे। ये सब करने का षड्यंत्र चल रहा है। ठीक, इतिहास को, सिंधु घाटी सभ्यता को हिंदू संस्कृति बताने का प्रयास चल रहा है। ये इतिहास में चल रहा है। हिंदू धर्म के स्वदेशीकरण का पूरा, ब्राह्मणवाद के स्वदेशीकरण का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया। ये सब स्कूलों में चल रहा है। मुगल और मुस्लिम शासकों के चैप्टरों को एक तरफ गायब किया जा रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ मुगलों को अत्याचारी दिखाया जा रहा है। ये भी बड़ा अजीब है। जब मुसलमान थे नहीं तो फिर हिंदुओं पर अत्याचार किसने किया? यह बड़ा अजीब है। ठीक,
लेकिन फिर दूसरी तरफ चैप्टर में मुगल जोड़े जा रहे हैं जहां पे उन्हें अत्याचारी बताया जा रहा है। ये भी अजीब है कि मेडिवल हिस्ट्री से जो अर्ली मुस्लिम एरा है वो गायब कर किया जा रहा है, ठीक, लेकिन मुगल जो मुगल एरा है वो जोड़ा जा रहा है, उसमें मुगलों को खराब बताया जा रहा है। तो फिर वो भी परेशानी है कि शुरुआती मुस्लिम शासक उन्हें गायब कर दोगे तो फिर हिंदुओं पर अत्याचार किसने किया। अजीब सी चीजें बच्चों के दिमाग में डाली जा रही हैं। विज्ञान की किताबों में तमाम सारे वैज्ञानिक तथ्यों के साथ में वो पुराणों का, वेदों का काल्पनिक झूठा ज्ञान, जिसे वो ज्ञान कहते हैं, वो जोड़ा जा रहा है। दावे यानी फिलोसफिकल दावे, उन्हें जोड़कर ये बताया जा रहा है कि अतीत में बहुत ज़्यादा विज्ञान की जानकारियां, विज्ञान की खोज भारत में सब पहले कर ली गई थी और भारतीयों को तो सब पहले से पता था। हिंदू धर्म में तो पहले से ही सारे विज्ञान के राज छुपे हुए थे, ठीक, जैसा कि सभी धर्म के लोग दावा करते रहते हैं। जानते हैं ना, हर धर्म का व्यक्ति ये कोशिश करता है कि वो ये दिखाए कि वो सबसे प्राचीन है। हर धर्म की एक ही रोना है। अगर आप किसी भी धर्म के लोगों को सुनेंगे ना तो वो ये दावा करेंगे, कोई 1,99,00,000 साल पुराना बता देगा, कोई सिंधु घाटी सभ्यता से अपना इतिहास जोड़ देगा। धर्मों की बीमारी है, हर धर्म अपने आप को प्राचीन बताना चाहता है, ठीक, हर धर्म अपने आप को श्रेष्ठ बताना चाहता है, ठीक, और हर धर्म के लोग ये कहते हैं कि भाई चूंकि हम इतिहास में महान थे इसलिए आज आप हमको अपना लो, ठीक। ये देखिए क्या विरोधाभास होता है धर्मों के अंदर के। धार्मिक लोग ये कहते हैं कि चूंकि हम इतिहास में महान थे, कभी महान थे, इसलिए आज आप हमको अपना लो। और फिर वो हमसे ये भी कहते हैं कि हमारे धर्म में तो देखिए आधुनिक विज्ञान की सब चीजें दी गई हैं, तो इतिहास में महान थे इसलिए आज धर्म अपना लो, लेकिन इनका जो धर्म है वो आधुनिक विज्ञान के जैसा है। तो धर्म को सर्टिफाइड तो आधुनिक विज्ञान से करते हैं। देखिए हमारे किताबों में तो पूरा सब दिया, तो आयुर्वेद वायुर्वेद फलाना ढिकाना सर्जरी वर्जरी सब हम पहले से ही करते थे, ठीक, जैसे आज लोग करते हैं। देखो सब साइंटिफिक था और इतिहास में महान थे इसलिए इस धर्म को अपना लो। मतलब अतीत का गौरव के नाम पर आज धर्म अपनाना है, लेकिन आज के विज्ञान के जैसा हमारे धर्म में तो पहले से लिखा था, ये सर्टिफिकेशन आज के विज्ञान से चाहिए। सभी धर्मों की एक ही बीमारी है, दे ऑल आर सिक, और वो सब एक सी बातें करते हैं। कोई धर्म आपको नई बातें करते, धार्मिक लोग वो सब एक सी बातें करते हैं। अतीत की महानता की बातें, विज्ञान तकनीक की बातें, ठीक है, सब हमारे पास था, हमें सब आता था। आज के विज्ञान में जो है वो सब हमारे धर्म में पहले से था, ठीक, और बस इसके आधार पे दावे और एक रोना। आज तक तमाम सारे भारत में, दुनिया भर में धर्म है, एक ही चीज के लिए लड़ रहे हैं, हम पुराने, ठीक, तो जितने पुराने हैं उतने हम महान हैं, ये उन्होंने अपने आप बना रखा है। हालांकि इससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक, पुरातनता से महानता का कोई लेना देना नहीं होता, पर हम बहुत पुराने। तो वो घिसे पिटे दावे जो हैं सभी धर्मों के हैं, वही अब हिंदू धर्म के जो दावे हैं उन्हें बीजेपी आरएसएस की सरकार किताबों में, विज्ञान की किताबों के माध्यम से ऑथेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है। देखिए विज्ञान ने तो अब खोजा, हमें पहले से पता था, तो अब काल्पनिक धर्म आधारित ज्ञान को विज्ञान की किताबों से जोड़ना, ये काम दिखाई देता है। और यही ये सब कर रहे हैं नई एजुकेशन पॉलिसी में। तो आप देखिए कि एक तरफ सांप्रदायिकता बढ़ाई जा रही है, दूसरी तरफ धर्मांधता बढ़ाई जा रही है, तीसरी तरफ जो है समाज में सवर्णों की जातिवादी अपराधों को गायब किया जा रहा है। यह है बीजेपी की नई एजुकेशन पॉलिसी, ठीक। और जो कोचिंग संस्थान हैं जिनके धनकट साहब आरोप लगा रहे हैं, उनमें कोई पांडे बैठा है, कोई मिश्रा बैठा है, कोई नायर बैठा है, ठीक, वो तो सब वही लोग हैं ना जो इस मानसिकता को आगे बढ़ाते हैं, ठीक। तो वही लोग हैं जो कहेंगे कि वर्ण व्यवस्था अच्छी थी, जात व्यवस्था खराब थी, ठीक, अंग्रेजों के जमाने में जातिवाद विकसित हुआ, जातिगत अत्याचार तो कभी होते ही नहीं थे, सब मिलजुल कर रहते थे। ये वही सारे लोग हैं। मुसलमान खराब थे, उन्होंने हमें जातिवाद बना दिया, ये वही सब लोग हैं, ठीक। तो ये आरोप भी धनकर साहब का निराधार ही है। समाज का सवर्ण वर्ग कोचिंग क्लासों को चलाता है। नई एजुकेशन पॉलिसी में जो जो गंदगियां ये डाल रहे हैं वो तो बड़े सहस वो स्वीकारेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे भी, क्योंकि उनके हित भी उसी से जुड़े हुए हैं, ठीक।
और बीजेपी के पक्ष में ही काम कर रहे हैं। अगर आप देखें ना तो जो भारत का कोचिंग माफिया है, जातिवादी कोचिंग उद्योग है, ये बीजेपी की आरएसएस की मानसिकता के अनुरूप है, क्योंकि खास जाति वर्ग के लोग यहाँ कब्जा करके बैठे हुए हैं अपवादों को छोड़ के। ठीक, तो ये धनखड़ साहब के तमाम सारे आरोप हैं, पर आरोपों में जो है सार्थकता, गहराई बेहद कम है। उन जो मूल मुद्दा है वो कोचिंग संस्थानों के साथ, उस पर उन्होंने बात नहीं की। और जिस नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर इतना ढोल पीट रहे हैं, उसके निहित उद्देश्यों पे भी शायद उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया है, यही हमें दिखाई देता है। और रही बात शैक्षणिक सुधारों की, एजुकेशन सिस्टम के सुधारों की, तो आप थोड़ा समझिए कि भारत की शैक्षणिक व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम कितना बीमार है। मैं केवल आपको एक स्टेटमेंट से समझा देता हूँ। ये है सबीर भाटिया, आप जानते होंगे, उन इकलौते गिने चुने भारतीयों में से जिन्होंने सॉफ्टवेयर फील्ड में कुछ आविष्कार किए हैं। आप भी जानते हैं ना, हॉटमेल के को फाउंडर थे। ठीक, और सबीर भाटिया सब आजकल तो भारत में नहीं रहते हैं, और सबीर भाटिया की बहुत आलोचना होती है। ये कहते हैं, हॉटमेल के संस्थापक सबीर भाटिया जी कहते हैं कि भारत की शिक्षा प्रणाली की आलोचना करते हुए कहते हैं कि हम बेकार बच्चों की फौज तैयार कर रहे हैं। ठीक, ये 6 मई 2025 को दिया गया इनका भाषण है। ये और बात है कि जब इन्होंने ये कहा तो इनके ऊपर पूरा जो हमारा हिंदूवादी मीडिया तंत्र है पिल गया। आई पाई टाइप के लोग थे, वो सब चढ़ बैठे, अरे क्या कह रहे हो फलाना ठिकाना। लेकिन सही तो कह रहे हैं, सबीर भाटिया ने गलत क्या कहा। ठीक, हमने क्या किया, हमने ऐसे ही बच्चों को तैयार किया है। और नई एजुकेशन पॉलिसी में आप फिर सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्चों के दिमाग में बचपन से भरें कि मुसलमान खराब होते हैं, अकबर बाबर के नाम पे उनके दिमाग में भरें कि जातिवाद तो था ही नहीं, जातिगत अत्याचार कभी किए नहीं गए, उन चैप्टरों को गायब कर दो। ठीक, और अतीत जो है सिंधु घाटी सभ्यता से हिंदुत्व को जोड़ दो, ताकि बच्चों को लगे कि अरे भाई हम तो बहुत प्राचीन हैं, पुराने हैं और एक महान समाज थे। ठीक, ये सारे उद्देश्यों के साथ ये नई शिक्षा प्रणाली आगे चला रहे हैं। और विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में वेद पुराण तमाम सारी गफलतें, गप्पेबाजी भर दो। ठीक है, ये बड़ा अजीब है। और ऐसे बच्चे तैयार करो जो आगे और कचड़ा हो। मतलब अभी तक तो कचड़ा तैयार किया था, बड़ा कचड़ा तैयार हो रहा है। और इसलिए जब सबीर भाटिया कहते हैं कि हम बेकार बच्चों की फौज तैयार कर रहे हैं, दो राय नहीं है, सही यही है। ठीक, यही सही है कि अगर भारत के बच्चे विज्ञान तकनीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तमाम सारे आधुनिक विषय पढ़ के भी वही हैं, और उनके अंदर लेश मात्र भी अनुसंधान, रिसर्च, इनोवेशन, किसी भी किस्म की इच्छाएं नहीं है, अपने आसपास की दुनिया को जानने की इच्छाएं नहीं है, तो आपने फिर बेकार समाज ही तैयार कर दिया। ठीक, ये नौकरी करेंगे, बाबू बनेंगे, पैसे कमाएंगे और अपनी रीति रिवाज परंपराओं का पालन करते रहेंगे, बच्चे पैदा करेंगे और मर जाएंगे। ये दुनिया में कितना ही योगदान दे पाएंगे। ठीक, भीड़ है, बेकार बच्चों की भीड़ हमने तैयार की है। और इसे आप महसूस करना चाहते हैं तो आप जाकर कांवड़ियों के आतंक को देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक, तो ये परेशानी है भारत के एजुकेशन सिस्टम की, ये सच्चाइयां हैं, और इसमें सुधार के लिए तो बहुत सारे स्तर पे काम करना पड़ेगा आपको। ठीक, लेकिन परेशानी है कि जिन्हें सुधारना है वो कौन लोग हैं। आप इनसे सुधारों की अपील करते हैं, किसी को दंगों के आरोप हैं, किसी को मिलिटेंट मॉन्क कहा जाता है, आतंकवादी साधु, तो कोई तड़ीपार है। ठीक, ये सुधारेंगे देश को, और क्या हमें इनसे उम्मीदें हैं? ठीक, तो सुधारों की गुंजाइश है तो बहुत दूर की बात है। मतलब भारत पहले अपनी सामाजिक, धार्मिक, जातिगत समस्याओं से ही ऊपर निकल आए, तब जाकर कहीं विज्ञानवाद और इनोवेशन और इन सब की बात होगी। हम तो वहीं फंसे हो, वही रेगुलर अफेयर्स हैं, जाति की समस्याएं हैं, धर्म की समस्याएं हैं, सांप्रदायिकताएं हैं, वही गोल घेरे में घूमता हुआ समाज। ठीक, यहाँ भविष्य के कोई स्वप्न नहीं है।
और यहाँ कोई दशाएं दिखती भी नहीं फ्यूचर की। हम तो वापस पीछे की ओर और तेजी से भाग रहे हैं। ठीक, अतीत के महान समाज बनाने का स्वप्न, उस तरफ भाग रहे हैं। तो भारत एक समाज के रूप में पीछे भाग रहा है, और भारत की शैक्षणिक व्यवस्था भी पीछे की तरफ भाग रही है, जिसमें वेद पुराणों की गप्पों को विज्ञान के चैप्टरों में शामिल किया जा रहा है। ठीक, और धार्मिक सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए मुगलों को अत्याचारी दिखाया जा रहा है। केवल उद्देश्य बच्चों के दिमाग में इतिहास बताना नहीं है, इतिहास बताना एक अलग बात है, लेकिन उद्देश्य लोगों के बच्चों के दिमाग में सांप्रदायिकता भरता है। ठीक, यही सब हमें दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद मत रखिए, मुझे उम्मीद नहीं है कि वो पीढ़ी तैयार होगी जिसके अंदर इनोवेटिवनेस होगी, जिसके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा, जिसके पास लॉजिकल थिंकिंग होगी। ठीक, बहुत कम उम्मीदें हैं। इसके विपरीत समाज तैयार करने की पूरी दशाएं तय कर दी गई हैं, और लोग इसमें खुश भी दिखाई देते हैं। ठीक? भाई, भारत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, भारत के लोगों को क्या चाहिए? उन्हें मंदिर चाहिए, उन्हें मूर्ति चाहिए, उन्हें पूजा पाठ चाहिए। ठीक है, और उन्हें रीति रिवाज परंपराओं को पालन करने की स्थितियां चाहिए, जैसा वो हजारों सालों से कर रहे हैं। और वो ए धर्म में ये करेंगे, अगर वहां नहीं करने दोगे तो बी धर्म में जाकर करेंगे, लेकिन वो करेंगे यही। ठीक है, भारत के लोग इससे मुक्त नहीं हो सकते। दे नीड गॉड्स, दे नीड स्टैच्यूज, दे नीड टेम्पल्स, उन्हें यही चाहिए, और इससे आगे भारतीय समाज नहीं बढ़ सकता। ठीक, देखिए ना, आप अपने आसपास देखिए, रैशनलिटी के नाम पर भी वही एक ही काम होता रहता है पूरे टाइम पे। ठीक, तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा समाज के साथ है ना, समाज की सोच का दायरा ही उतना सा है कि बस घूम फिर के वही मंदिर, मूर्ति, धर्म, इससे आगे कोई विषय नहीं है भारतीयों के पास बात करने के लिए, और इससे आगे की सोच ही नहीं है, तो विषय कहां से आएंगे। ठीक, तो ये हमारे समाज की स्थितियां हैं, और ये रिफ्लेक्ट होती हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, और नतीजतन हमने एक फ्लॉफुल एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया है जो बाबुओं की भीड़ बढ़ा रहा है। ठीक, तकलीफदायक है, बहुत तकलीफदायक है, लेकिन कटु सच्चाई है, और जातिवाद दियों के अड्डा भी है। ठीक, तो दर्शकों, ये कुछ सीमित दायरों में हमने इस पूरे मामले को आपके सामने रखा। उद्देश्य ये था कि कोचिंग संस्थानों के जो जातिवादी स्वरूप है उससे हम इस विषय के साथ में लोगों के सामने लाएं, ताकि लोग समझें कि यहाँ जातिवाद कैसे काम करता है, और किस तरह से हर उस क्षेत्र में जहाँ आरक्षण नहीं है, जहाँ सामाजिक न्याय नहीं हो पाता, वहाँ कुछ खास जाति वर्ग के लोगों के अड्डे और कब्जे बनते चले जाते हैं। इसलिए सामाजिक न्याय बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक, और रिप्रेजेंटेशन वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, और भविष्य में निजी क्षेत्रों में, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण के प्रावधान होने चाहिए। मतलब कोचिंग क्लासेस का ये पूरा व्यवसाय जो 50,000 करोड़ का है, आगे चल के 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का होने वाला है। इसमें केवल सवर्ण मोटी मलाई खा रहे हैं, और पैसा किसका जा रहा है? सारे SC ST OBC का, क्योंकि शिक्षा उनके पास नहीं है, स्कूल कॉलेज में उन्हें मिलती नहीं है, कोचिंग में जाकर वो शिक्षा लेते हैं, इनका पैसा ट्रांसफर होकर फिर उन्हीं सवर्णों के पास पहुंच जाता है। ये बड़ा दुखद है। ठीक, तो इस क्षेत्र में कुछ नियमन, रेगुलेशन की जरूरत है। ठीक, और लोगों को ये बात बुरी लगेगी, पर सच्चाई यही है कि जातिवादी व्यवस्था में कुछ खास किस्म के लोगों ने इस क्षेत्र पे कब्जा बना के रखा हुआ है, और जब तक उनके कब्जे हैं तब तक आप फ्यूचरिस्टिक एजुकेशनल रिफॉर्म की भी उम्मीदें मत करिए। ठीक, चलिए, तो ये आज का प्रेजेंटेशन है, और इसे मैं यहाँ से एंड करता हूँ। आप इस पे अपनी राय दीजिए, आप क्या सोचते हैं। और एक प्रश्न जो मैं आपके साथ छोड़ के जाता हूँ, ज़रूर बताइए, क्या अपने आसपास जहाँ भी आप पढ़ने गए, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपने विशेष रूप से SC ST OBC के टीचर्स को देखा है, पढ़ाने वाले को देखा है? ठीक, और अगर देखा है तो कितनी तादाद में है? क्या कुछ ज़्यादा तादाद में है, या एक दो ही है? एक्सेप्शन के रूप में देखा है, ताकि आप समझें कि भारत के एजुकेशन सिस्टम में किस स्तर पे जातिवाद चलता है। ठीक।